राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लाते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं, याद करते हैं। उसी संबंध में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 37वां होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। जो राज्य वित्त आयोग हमारा बनाया गया उत्तर प्रदेश में, जिसका गठन 1994 में हुआ है, उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। उसमें अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं, जो कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 4 सदस्य हो सकते हैं, जो कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष किसके द्वारा किया जाता है। जो केंद्रीय वित्त आयोग है, जो मतलब भारत का केंद्रीय वित्त आयोग है, जैसे आर्टिकल 280 में जिसका जिक्र हुआ है, उसका जो गठन है कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या उपराष्ट्रपति। तो जिस प्रकार से राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, उसी प्रकार से केंद्रीय वित्त आयोग का केंद्र में राष्ट्रपति उसका गठन करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में अभी हमने पहले क्वेश्चन में आज के देखा कि अधिकतम 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 4 सदस्य होता है। और इस समय हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी है एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य वित्त आयोग का नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हुए हैं, उसमें पूछ रहा है कौन सा कार्य जो है वो राज्य वित्त आयोग का नहीं है। तो चलिए देखते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की सिफारिश करना, यह कार्य राज्य वित्त आयोग का नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए देखते हैं अगले ऑप्शन को। राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निगमों की स्थिति की समीक्षा करना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनका गठन ही पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए गलत था। राज्य संचित निधि से राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को धनराशि का आवंटन करना, यह भी बिल्कुल सही है। राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाना, यह भी राज्य वित्त आयोग का कार्य है। जिसमें भी पंचायती राज या नगर निकाय से संबंधित जुड़ी बातें हों तो समझिए वो राज्य वित्त आयोग का काम है। लेकिन आप पहले ये ऑप्शन में देख रहे होंगे उच्च न्यायालय से संबंधित बातें थी, इसलिए इसमें यह राज्य वित्त आयोग का काम नहीं था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, मतलब इसमें तो सही है लेकिन यह राज्य वित्त आयोग का कार्य नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जब उत्तर प्रदेश का हमारा राज्य वित्त आयोग बना तो उसमें जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बना, आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन वर्ष 1994 में हुआ था, जैसा आपको मैंने पहले बताया ही। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डी ऑप्शन में आप देख रहे होंगे भालचंद्र शुक्ल। भालचंद्र शुक्ल इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? भालचंद्र शुक्ल थे इसके पहले अध्यक्ष, और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पूल का पंचायती राज संस्थाओं को कितना प्रतिशत दिया जा रहा है? 30%, 60%, 70% या 40%। तो जो राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पूल का पंचायती राज संस्थाओं को 40% दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 40% दिया जाता है, और 60% नगर निकायों को दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायत को कितना दिया जाता है। अब देखिए 100% रुपया आया तो 40% दिया गया गाँव को, पंचायतों को, और 60% दिया गया नगर निकायों को। तब पंचायतों में 3 स्तर हैं, जिला स्तर, मध्य स्तर और ग्राम स्तर। अब इसमें पूछ रहा है कि ग्राम पंचायतों को कितना दिया जाता है 39% में। तो 39% में 70% जो रुपया होता है
वो ग्राम पंचायतों को जाता है। कितना जाता है? 70% रुपया। और बाकी के जो बचे 30%, उनमें 15% जिला पंचायत को, 15% क्षेत्र पंचायत को जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के कुछ अध्यक्ष हैं और प्रथम द्वितीय तृतीय पंचम इनको बताया गया है। इनमें हमें देखना है कौन सही है कौन नहीं सही है, और पांचों को हम याद भी कर लेंगे। जो पहले थे वो भालचंद शुक्ल थे, बिल्कुल सही है। द्वितीय जो थे वो टी.एन. धर थे, ये भी सही है। तृतीय जो है तैयब अली खान लिखा हुआ है इसमें, लेकिन तैयब अली खान नहीं थे। तीसरे जो थे हमारे सैयद अली ताहिर रिजवी थे। कौन थे? सैयद अली ताहिर रिजवी। सी ऑप्शन हमारा गलत है। सी ऑप्शन हमारा गलत है। और पांचवें जो है आनंद मिश्र हैं, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में चौथा नहीं है, लेकिन चौथा आप याद कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में शायद पूछा जाए। तो चौथे अतुल कुमार गुप्ता थे। फिर से एक बार देखते हैं पहले से पांचवें तक। पहले थे भालचंद शुक्ल, दूसरे थे टी.एन. धर, तीसरे थे सैयद अली ताहिर रिजवी, चौथे थे अतुल कुमार गुप्ता, और पांचवें जो अभी है वो आनंद मिश्र है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? जो भी राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनेगा उसका जो योग्यता होगा वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि यह योग्य है कि नहीं है? तो जो भी योग्यता है वो विधानमंडल द्वारा, कानून द्वारा किया जाता है कि यह योग्य है कि नहीं है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जो रिजाइन देगा अगर कोई राज्य वित्त आयोग का सदस्य, तो किसको अपना त्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर देगा? तो आपको बताना है किसको देगा। तो इनकी नियुक्ति किसने की थी? तो आप कहेंगे राज्यपाल ने की थी। तो ये रेजिग्नेशन लेटर, त्याग पत्र किसे देंगे? तो राज्यपाल को ही देंगे। तो ये ऑप्शन राज्यपाल बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए कारणों में से किस कारण से राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है? अगर आप इनएलिजिबल हो सकते हैं राज्य वित्त आयोग के सदस्य बनने से, अगर आप में क्या क्वालिटी ना हो, तो देखते हैं। यदि वह अस्वस्थ मन का हो, अगर वह अस्वस्थ मन का होगा तो उसे राज्य वित्त आयोग का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। यदि वह दिवालिया भी है तो भी उसे राज्य वित्त आयोग का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। यदि उस पर किसी नैतिक उद्यमिता का दोष सिद्ध हो चुका हो तो भी उसे राज्य वित्त आयोग का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन डी है इनमें से सभी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, किस संशोधन से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था? ये आप सबको पता होगा, कमेंट करके आपको बताना है कि कौन से संशोधन से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून पारित किया है? तो कानून देखिए, राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लिए बनाया गया है, नगर निकायों के लिए बनाया गया है। 73वें में बनाया गया पंचायत के लिए, 74वें में बनाया गया नगर निकाय के लिए। तो हमें दोनों को आर्टिकल्स को उसमें बताने हैं। तो जो हमारा 243I जो है इसमें बताया गया है, ये आई है, रुकिए मिनट, ये आई है 243I में जो बताया गया, वो आई से आप समझेंगे इनकम, इनकम से समझेंगे राज्य वित्त आयोग। इनकम ज्यादा लेना है पंचायतों को तो राज्य वित्त आयोग बनाना पड़ता है, और 243I में उसके गठन का प्रावधान दिया गया है। और नगर निकायों में क्या दिया गया है? 243Y में। तो आई वाई एक जैसे हैं, वावेल्स ही हैं, स्वर ही हैं, तो इनको आप याद कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने आप सभी को बताया था, पांच के पांचों को याद कराया था। तो जो तीसरे थे हमारे, वो सैयद अली ताहिर रिजवी थे। एक ही मुस्लिम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए हैं अभी तक 5 में से। वो कौन थे? सैयद अली ताहिर रिजवी थे। और कौन से नंबर के थे? तो तीसरे नंबर के थे। तो आप भी ऑप्शन को सही करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वित्तीय और आर्थिक मामलों में पंचायत से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव, वित्तीय और आर्थिक मामलों में नगर पालिकाओं से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव, वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव, या इनमें से सभी। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे तो आप बता पाएंगे आसानी से। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें इनमें से सभी जो ऑप्शन है ना, ये सारे होने चाहिए किसी राज्य वित्त आयोग के सदस्य को नियुक्ति की योग्यता के लिए। ये सारे उसके अंदर क्वालिटीज होने चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 इसमें दिए गए हैं आयोग, उसमें से उनका आर्टिकल दिया गया उनके सामने। अब देखते हैं कौन सही से सुमेलित नहीं है। तो केंद्रीय वित्त आयोग अभी आपको बताया आर्टिकल 280 आपको याद रखना है। राज्य वित्त आयोग के लिए आपको 243 आई से इनकम याद रखना है, इसलिए जो बी है वो सही सुमेलित नहीं है, इसको हम आई कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, आई कर देते हैं। 243 आई में इनकम मतलब राज्य वित्त आयोग। उसके बाद लोक सेवा आयोग जो है वह 315 में, और निर्वाचन आयोग 324 में बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी होगा। राज्य वित्त आयोग का गठन का जो प्रावधान है वह 243 आई में दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोगों को अपनी कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है? तो 243 आई तो आपको पता ही पता है। अब उसमें जो कार्यों के बारे में बताया गया, कार्य पद्धति के बारे में बताया गया है, उन्हें हमें देखना है। तो 243 आई के सब सेक्शन 3 में यह बातें की गई है। किसमें की गई है? 243 आई के सब सेक्शन 3 में बातें की गई है। सारे आई हैं, 1 गलती से प्रिंट हो गया है। ठीक है, सारे आई हैं। तो डी ऑप्शन 243 आई के सब सेक्शन 3 में राज्य वित्त आयोगों के कार्य पद्धति का जिक्र किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 243 आई है, ये भी एक प्रिंट हुआ है यहाँ, आई के तहत गठित राज्य वित्त आयोगों नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। तो जो राज्य वित्त आयोग है वो आर्टिकल आपने देखा था, अभी हमने दोनों एक साथ पढ़े थे, 243 आई और 243 वाई को एक साथ पढ़ा था। जो नगर पालिकाओं के लिए है वो 243 वाई है, और ग्राम पंचायतों के लिए है 243 आई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उन करों और कर्तव्यों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करता है जिन्हें उस विशेष राज्य में पंचायतों द्वारा विनियोजित किया जा सकता है? जिला योजना समितियां, राज्य वित्त आयोग, उस राज्य का वित्त मंत्रालय, राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। तो जो सही जवाब है वो राज्य वित्त आयोग है, बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ऑप्शन राज्य वित्त आयोग बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद क्या है? तो 243 आई है। आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। 640वां प्रश्न है हमारे सामने, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, फिर गलत प्रिंट हुआ। 27वां संशोधन नहीं होगा, 74वां है। 1 मिनट रुके, सही करना है इसे। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान करता है? किसके लिए प्रावधान करता है? जिला योजना समितियां का गठन, राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायत चुनाव कराएगा, राज्य आयोग की स्थापना। तो जो हमारा जिला योजना समितियों का गठन है, यह इनसे नहीं मतलब है, लेकिन राज्य चुनाव जो आयोग है सभी पंचायत चुनाव कराएगा, इसका जिक्र किया गया है। और राज्य वित्त आयोग की स्थापना भी होगा इसी 73वें 74वें संविधान संशोधन से। तो यह भी सही है। जो हमारा ऑप्शन होगा 2 और 3 बिल्कुल सही होगा। तो आज आपने 20 क्वेश्चनों को देखे, उम्मीद है कि आपको याद भी हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना
और अच्छी मतलब कुछ कमियां रह गई हो या कुछ बताना हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसमें आपको कमेंट करके बताना ही है। तो चलिए, यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके कब एग्जाम होगा, कब मेंस फीस भरी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।